नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2025 के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि प्रश्न इस बार कैसे अलग थे और इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो उम्मीद है कि आपने अलग-अलग जगहों पर प्रश्न पत्र के आंसर की को देख लिया होगा। जो भी यूजीसी नेट ने आंसर की निकाली है, आपने अपने प्रश्न पत्र को मिला लिया होगा। कट ऑफ भी अलग-अलग जगहों पर देख लिए होंगे, लेकिन आप विश्वास करके यहाँ पर जुड़े हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि एक बार इस प्रश्न पत्र का विश्लेषण करते हुए कट ऑफ पर हम चर्चा करें। अभी प्रोविजनल आंसर की आई हुई है, उसके आधार पर हमने प्रश्न पत्र को भी देखा और एक अनुमान लगाया है कि आखिरकार कट ऑफ क्या हो सकती है। आप सभी एग्जाम देने के बाद आए थे तो 40-45 क्वेश्चन स्मृति पर आधारित आप लोगों ने व्हाट्सएप किया था और मैंने देखा कि वही 40-45 प्रश्न हर विद्यार्थी शेयर कर दे रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोग देख ही लेंगे, यूट्यूब पर इतने चैनल्स हैं तो क्या इस पर मैं बनाऊं जब तक पेपर ना देख लूं। तो पेपर देने के बाद आप लोगों ने भी कहा था कि पेपर काफी उलझाऊ था, लेंदी पेपर था, टाइम टेकिंग वाला था। कई बार आते हुए प्रश्नों के लिए समय की कमी पड़ गई, तो ये बात बिल्कुल सही रही। हमने जो भी अभी तक परंपरा से चले आ रहे प्रश्न पत्रों को देखा था, तो उसके अपेक्षा इस बार का प्रश्न पत्र थोड़ा-सा लेंदी था, उलझाऊ था और लगभग अगर हिंदी की हम बात करें, तो 25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको एक से अधिक बार पढ़ने की ज़रूरत हो रही थी और फिर भी इसमें बहुत समय लग रहा था और ये सभी क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन में थे। अप्रत्याशित पुस्तकों से प्रश्न इस बार आए हुए थे, जैसे नगेंद्र के आधार पर कवियों का क्रम, रामचंद्र तिवारी के आधार पर रचनाओं का क्रम, निराला की साहित्य साधना भाग 2 से सवाल पूछ लिया गया था। इसके बाद सत्यदेव चौधरी की पुस्तक से सवाल आए थे। डॉक्टर सामरसेट के अनुसार भी कुछ सवाल पूछे गए थे। तो एक तरीके से एनटीए ने ये आप सभी को संकेत दे दिया है कि इन किताबों को भी समयानुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। पेपर देखने के बाद आप आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि ये भी किताबें आपने अन्य किताबों को रखा होगा, लेकिन जिस तरीके से पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखते हुए क्रम इत्यादि पूछ लिया जाता था, लेकिन इस बार पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा अपने दायरे को आगे बढ़ाया हुआ है। ठीक है, हमने एक विचित्र चीज देखा प्रश्नों में कि शब्दों से खेल किया गया। जैसे जहां पर खिन्न शब्द लगा हुआ है उसको प्रसन्न चित्त लिख दिया गया, यानी कि विलोम शब्द रख दिए गए वाक्य में और पूछा गया कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। इस टाइप से अभी प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे तो और समझ में आएगा। मिलता जुलता शब्द भी वहां पर रख दिया गया और तमाम जो टेक्स्ट लगे हुए हैं उसमें अंग्रेजी शब्दों के क्रम को आधार बनाते हुए भी सवाल पूछा गया है। तो चूंकि हम सब पढ़ते हैं अलग अलग हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन हर बार पेपर बनाने वाले कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं और इस प्रश्न पत्र में भी वही प्रयोग दिखाई दिया है। इस बार के पेपर को हमने देखा तो सुमेलित वाले प्रश्नों में भी नयापन है। पहले जैसे सुमेलित वाले प्रश्न हुआ करते थे तो थोड़ा आसान भी होते थे और एक दो मिलने के बाद लगभग सभी मिल जाते थे, लेकिन इस बार टेक्स्ट के अंदर से सुमेलित वाले प्रश्न को बनाने का प्रयास किया गया है। टेक्स्ट बुक जो भी लगे हुए हैं खासतौर से यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 के बीच में उनके शीर्षकों में के आधार पर सवाल पूछा गया। ये भी एक तरीके से नयापन है। बीच में गीत, योजना, अंक, दृश्य इन सब पर आधारित सवाल जरूर पूछे जा रहे थे। कुछ ऐसी रचनाएं जिनके क्रम को लग रहा था कि नहीं पूछा जाएगा, जैसे प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो लगता था कि इतना इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं कैसे पूछा जा सकता है, लेकिन परेशान करने के लिए उस वहां से भी सवाल पूछे गए। अनुमानित कट ऑफ को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारी पृष्ठभूमि थी कि इस बार का पेपर क्यों कठिन लग रहा था। कुछ यही सब कारण थे, कठिन लग रहे थे। आगे आप सतर्क रहेंगे और इसके आधार पर भी आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को क्या मैं पूरा पढ़ूं या फिर आंसर ही लगाते आगे जाऊं? मेरे हिसाब से आप सभी ने प्रश्न को देख लिया होगा।
ठीक है, जो एग्जाम में बैठे होंगे वो तो 2-3 बार देख चुके होंगे प्रश्न को, और जो जिन आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे वो काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से जरूर अपने मन में जल्दी जल्दी प्रश्न को देख लें, और ये समझें कि ये मिलान करने वाला प्रश्न था। ठीक है, और एक तरफ पंक्ति दी गई है और एक तरफ निबंध दिए गए। पहला ही प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आप देख रहे हैं कि निबंधों से संबंधित है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, श्री शंभू के चिट्ठे, कविता क्या है, के आधार पर पंक्तियां पूछी गई। तो इसमें जो मिलान सही हो रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, ए का 2 हो गया यहाँ पर, और फिर बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो गया। ठीक है, तो यानी कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, दिल्ली दरबार दर्पण, श्री शंभू के चिट्ठे और कविता क्या ऐसे जो जो पंक्तियां पूछी गई थी। तो आपने आंसर को देख लिया, आगे के लिए जरूर ध्यान में इसको रखेंगे आप। अगला जो प्रश्न है, इस बार का हमने देखा कि पंक्तियां दे दी गई हैं और उसका भावार्थ दिया गया है। एक पॉइंट और जोड़ना चाहिए था हमें, यहाँ पर देखिए अभिकथन पूछा गया और कारण बताया गया। उर्वशी और पुररवा की कथा कई रूपों में मिलती है और उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त से इतना ही विदित होता है कि उर्वशी पुररवा को छोड़कर चली गई थी। नीचे कारण दिया गया कि उर्वशी काव्य के आधार पर अंततः पुररवा और उर्वशी का मिलन हो जाता है, जिसके पश्चात वह सदा के लिए साथ रहते हैं। उनके क्षण भर के वियोग की भी सूचना नहीं मिलती। तो इसमें जो दिया गया है, ए तो सत्य है, लेकिन आर क्या है, असत्य। कारण इसका असत्य है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, 19वीं सदी में प्रजाति सिद्धांत रेस थियरी जब भारत पर लागू हुआ, तब दो अलग अलग भाषाओं के कारण, अलग भाषा परिवार के कारण आर्य और द्रविड़ों को अलग जाति बता दिया गया। भारतवासियों को यह बात जब पता चली तो वे अत्यंत खिन्न हुए, क्योंकि उनके अनुसार ये बात सही नहीं थी। कारण बताया गया कि आर्यों और द्रविड़ों को परस्पर भिन्न बताने का कारण यह बताया गया कि आर्य और द्रविड़ भाषाएं दो अलग परिवारों की भाषाएं मानी जाती हैं, किंतु भाषा भिन्न होने मात्र से आदमी अलग जाति का हो जाता है, यह अनुमान असत्य है। तो इसमें क्या है कि दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। चूंकि देखिए आराम से ये इस प्रश्न को कोई तुक्का मार के भी लगा सकता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें समय लगेगा। थोड़ी सी इसकी भाषा शैली भी आप देख रहे हैं कि एक बार में नहीं तुरंत समझ में आएगा, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जल्दीबाजी में आप पहला आंसर लगा देंगे तो फिर उसके पीछे कोई बात ही नहीं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, ये जो नए तरीके के प्रश्न इस बार के पेपर में रखे गए, हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप सभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा करते थे डॉक्टर नगेंद्र के नाम से जानते थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति का और नाम है, फ्रंट पेज पर ही लिखा रहता है डॉक्टर हरदयाल। तो इस बार डॉक्टर हरदयाल को भी आप हाईलाइट करके रखेंगे, इसीलिए इसको संपादित ग्रंथ माना जाता है। जैसे लोग कई बार बोलते हैं कि नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास हमने रखा है, बिल्कुल बात सही है। इसमें कम से कम 2500 लेखक शामिल हैं, उसमें हरदयाल और नगेंद्र ने मिलकर उसको संपादित किया। अब इनकी पुस्तक के आधार पर कवियों का पहले से बाद के क्रम में पूछा गया, और कवियों का जो भी नाम है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। ठीक है, BDCAE, यानी कि पहले नंबर पे चिंतामणि है, दूसरे नंबर पे कुमारमणि, फिर तीसरे नंबर पर देव, चौथे पर रसिक गोविंद और 5वें नंबर पर ग्वाल है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस पैटर्न को भी ध्यान में रखे होंगे कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। एग्जाम के बाद भले आपके दिमाग में आया होगा कि नहीं, अगली बार हम ऐसे इसको तैयार करके जाएंगे या फिर किसी को बताएंगे। तो ये एक तरीके से नया प्रश्न था हमारे लिए भी, जो पढ़ाने वाले हैं उनके लिए भी एक नया प्रश्न ये था। किताबें तो सबके पास हैं, लेकिन कैसे कहाँ से प्रश्न बन जाते हैं ये तो एक्सपर्ट ही जानते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध शिवमूर्ति से संबंधित कौन सी पंक्ति है, इसमें हमें बताना है। तो हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, प्रेमचंद घर में के आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जो प्रेमचंद घर में अच्छे से पढ़ा होगा, और कितना अच्छा से कोई पढ़े
ये भी एक चैलेंजिंग है, ठीक है। तो उसके आधार पर जितनी भी पंक्तियां दी गई हैं, जो इसका सही जवाब हो रहा है इसमें ऑप्शन चौथा हो रहा है। यानी कि पहले नंबर पर कुछ पूरब का रीति रिवाज ऐसा है कि जब मुझे घर में लोगों ने बुलाया, जब हम ऊंट गाड़ी पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये हो गया, फिर तीसरे पे ए, चौथे पर आपका डी और पांचवें पर बी हो गया, ठीक है। तो रचना टेक्स्ट बुक के आधार पर उनकी पंक्तियां पीछे भी पूछी जा रही थी, इस बार भी पूछी गई। तो ये जो पैटर्न है ये पुराना ही माना जाएगा, ठीक। अगला अगला जो प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों और उनकी विशेषताओं का मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान जब हम करेंगे तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है मिलान करने पर, ऑप्शन पहला हो रहा है कि बेईमान मुन्नू, फिर भीखम खेड़वी, भीखम खेड़वी का जो संबंध है वो बाबूरामाधीन, ठीक है। इसके बाद काना का संबंध है पंडित राधेलाल, और बीएससी पास है मास्टर मोतीराम, ठीक। तो 57 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। अगला जो प्रश्न है जो अलंकार से रिलेटेड है, यानी कि आपने अगर प्रवक्ता परीक्षाओं की भी तैयारी की होगी तो इन अलंकारों के बारे में प्राय हमने चर्चा की है। जैसे पहला जो अलंकार है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो ये देखिए आप जो अलंकार है तुरंत इसको मिला लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, ठीक। ए का 3 हो गया, फिर बी का 1 हो गया। असमानस मानस चख चाही भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही, यमक अलंकार हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया सी का 2 हो गया अतिशयोक्ति, और मनो आया हुआ है तो उत्प्रेक्षा। तो ये तो आसान ही था, ठीक। अगला प्रश्न है पात्र और उसकी विशेषता। ये एक तरीके से ये भी नए पैटर्न पर यहाँ पर सवाल पूछा गया कि पात्र और उसकी विशेषता, यानी कि जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो नोट करते जाएंगे। जैसे हम पहले पढ़ा करते थे चरित्र चित्रण, उसी तरीके से इसको भी कि कौन पात्र है और उसकी क्या विशेषता है। मोहनलाल, सरजू, गणेश प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, ये सभी पात्र हैं किस रचना के, क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके आधार पर हमें बताना है कि कौन इसका सही जवाब है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कि जो मोहनलाल है वो क्या है, खर दिमाग जिद्दी घमंडी है। इसके बाद जो सरजू है ये अंधे बिना बाल बच्चे वाले, ठीक है। और जो गणेश प्रसाद है अधिक महत्वाकांक्षी है। और ठाकुर प्रसाद क्या है इसमें, ठाकुर प्रसाद परिवार में एमए तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले पहले विद्यार्थी हो सकते हैं, वैसे ही ठाकुर प्रसाद भी जो एमए की हैं पहली बार अपने घर में। अगला प्रश्न है कि महाभोज नाट्य रूपांतरण में पात्र और उसकी भूमिका का मिलान कीजिए। अब पात्र है और भूमिका, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है पहला ऑप्शन है कि नरोत्तम जो है वो प्रेस रिपोर्टर है। मोहन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। दत्ता साहब जो है वो मसाल साप्ताहिक के संपादक हैं। और जो भवानी वो मशाल का सहायक संपादक है। तो मसाल का आप देख रहे हैं 2 लोगों का इसमें जिक्र किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये क्लिष्ट क्वेश्चन में था, फिर भी आप अगर 1-2 इसमें मिला लेंगे तो चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ये देखिए प्रश्न आपको कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें किसी एक कहानी का नाम नहीं है बल्कि 4-5 कहानियों का, जितने ऑप्शन है उतनी कहानियां हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में कुल 21 कहानियां लगी हुई हैं। अब ये मानकर चलिए कि उसमें से 5 कहानियों का यहाँ पर अंश पूछ दिया गया, तो जब याद रहेगा तब। और इसमें खेल क्या किया गया है, जैसे यहाँ पर खिन्न हो जाने पर रहना चाहिए, तो इसको लिख दिया प्रसन्न होने पर। यही मैं शुरू में बता रहा था कि शब्दों से भी खेल किया गया है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है बी और सी क्या है, असत्य है। हमें असत्य बताना है, ठीक है। बी और सी क्या है, असत्य है। और असत्य किस वजह से है, केवल शब्दों को इधर उधर कर दिया है इसलिए हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया आस्का नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव। तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन चौथा है
दिया। वैसे दिया शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर यही लिख दिया है, तो मात्रात्मक त्रुटि के इसमें देखा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए, वाक्य किस निबंध से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा, संस्कृति और सौंदर्य। तो जैसे कुछ कुछ चीजों को लेकर आप अगर यहाँ पर उसको संकेत मानकर सही उत्तर तक जा सकते हैं, ये कठिन होते हुए भी थोड़ा इसको इजी माना जा सकता है। लेकिन परीक्षा का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, एग्जाम हॉल का एक अलग वातावरण होता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अब इधर पंक्तियां दी गई हैं और निबंध, इस बार निबंध से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ये भी मुझे बताना था शुरू में आप सभी को, निबंध से खूब सवाल उठाए गए और पूरा जो टेक्स्ट लगा हुआ है उसी में का। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ए का यहाँ पर। दो हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अमोरे राम के भींजे मुकुटवा, तो बी का क्या हो गया, एक। तो देखा जाए तो ये तो एकदम मिलता जुलता है। माता बिन आदर कौन करे, सी का हो गया चार, उठ जाग मुसाफिर, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूं तुमको, तो इसमें डी का हो गया तीन, मजदूरी और प्रेम। तो थोड़ा सा ये भी टाइम टेकिंग था, लेकिन अगर आप थोड़ा वक्त लेके कर देंगे तो हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न जो आया हुआ है, इसके पहले भी इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पिछली बार के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पंक्तियों के हिसाब से। तो कानों में कंगना कहानी को केंद्र में रखते हुए पंक्तियां बताई गई। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि पहले नंबर पे बरसात की रात, ठीक है, फिर रिमझिम बूंदों की झड़ी, फिर इसके बाद चांदनी का मेघों से आंख मुदव्वल खेलना, और फिर इसके बाद है बिजली का काले कपाट से बाहर झांकना, और बादल का मरोड़ से बार बार चिल्लाना। तो ये सब क्रम दिया गया है कहानी के पंक्तियों से। ये पुराना ही पैटर्न है अगर नेट के हिसाब से पिछले 2-3 सालों को देखें तो। अगला प्रश्न भाषा लिपि से है। वैज्ञानिक हिंदी भाषा के संदर्भ में वैज्ञानिक वैज्ञानिक लिपि के गुणों से संबंध कौन से कथन असत्य है? ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी और डी, यानी कि जो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा और लिपि की बात की जाएगी तो किस लिपि का आपके दिमाग में आना चाहिए, वो देवनागरी लिपि। ठीक है, तो सी और डी, एक ध्वनि के लिए एक से अधिक लिपि चिन्ह हो सकते हैं। लेखन में लिपि चिन्हों का असत्य यहाँ पर पूछा गया है, चीज ध्यान में रखना है। देवनागरी में क्या कि हर ध्वनि के लिए चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह, उसमें बहुत कम है एक से अधिक लिखना, तो यह सत्य हमें बताना है। लेखन में लिपि चिन्हों का उच्चारण की दृष्टि से क्रमबद्ध होना आवश्यक नहीं है। वैज्ञानिक तो इसीलिए कहा गया कि उसका एक क्रम भी है। ठीक है, तो ये चीज है। अगला जो प्रश्न है, नई कविता पत्रिका के प्रकाशन संबंधी इलाहाबाद में हुई बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से आलोचना त्रैमासिक के संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो जितने भी नाम दिए गए हैं उसमें ओम प्रकाश जो ऑप्शन दिया गया वो नहीं है। बाकी आगे की परीक्षा के लिए इन तीनों को जरूर ध्यान में आप रखेंगे। और इस बार आप देखेंगे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ से भी सवाल पूछे गए, और कई ऑप्शन में तो राम स्वरूप चतुर्वेदी खुद है। तो थोड़ा सा आपको अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक महीने में कोई चीज कवर हो जाए तो मुश्किल होता है। ठीक है, तो कम से कम अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ठीक है, कट ऑफ को देख लीजिए, अगर आपका नाम उसमें रहता है अनुमानित तो ठीक है आराम से, नहीं तो फिर 15-20 दिन के बाद फिर से लग जाइए। ठीक है, पढ़ने के लिए। अगला जो प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण दिया गया है। इसी की मैं बात कर रहा था कि कथन दे दिया जा रहा है और फिर इसका एक तरीके से भावार्थ टाइप का दिया जा रहा है कि ये घटना कब से जुड़ी हुई है। जैसे सभी औरतों ने आंसू बहाते बहाते भी दबे दबे धीमे स्वर में गीत आरंभ कर दिया, आले ते जाले बाबल गुड्डिया, मेरा नई खेडन ते चाय होए, माँ रोदी दी अंगिया भिज गई, रोए दरिया बहे, मेरा वीर रोवे, सारा जग रोवे, मेरी भाभियां मन चाव होवे। तो यहाँ पर बताया कि गीत में आंसू और खुशी दोनों का कारण ये था कि तारा का विवाह हो रहा है। तो इसके आधार पर
क्या सही है, दोनों सही है क्या है, मतलब ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर उसमें पहला ऑप्शन है। और एक चीज देखिएगा कि जो भी भावार्थ पर आधारित प्रश्न थे उनमें ज्यादातर ऑप्शन पहला सही हुआ है। जब मैं आप सभी के लिए इस लेक्चर को तैयार कर रहा था तो 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर को हमने देखा, तो देखा कि जो इसका ट्रेंड है एक तरीके से कि कैसे सेट किया गया है, तो इस तरीके के भावार्थ वालों में पहला ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है सही हो रहा है हर जगह। ठीक है, एक और प्रश्न आ गया, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। जागृत कर देती हैं, यहाँ पर लिखा है। इट्स ने मात्र 2 प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है, ध्वनि प्रतीक, विचार प्रतीक। तो इसमें पूछा गया कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसका अगर देखा जाए सही जवाब, तो ऑप्शन दूसरा हो रहा है कि दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं। ठीक है, बातें तो दोनों सही हैं लेकिन इन दोनों का आपस में कोई खास कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी का किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है। तो गोदान उपन्यास पर निम्नलिखित टिप्पणी किस हिंदी आलोचक द्वारा की गई है। गोदान का रचना संतुलन ऐसा बेजोड़ है कि उसमें अनावरत संघर्ष, करुणा, सहानुभूति और ट्रेजिक अंत के बावजूद कहीं किसी एक के प्रति कड़वाहट नहीं आती। गहरा असंतोष घुमड़ता है तंत्र के प्रति, यानी सिस्टम के प्रति। ये किसका कथन है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। गोदान एक पुनर्विचार, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार है वैसे ही गोदान एक पुनर्विचार करके पुस्तक है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। और हिंदी साहित्य का जो संवेदना और विकास का इतिहास है उसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दैया से संबंधित यहाँ पर पंक्तियां पूछी गई हैं और पूछा गया कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 5 ऑप्शन दिए गए, उसके आधार पर जो इसका सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हो रहा है कि कौन कौन पंक्तियां हैं, ए, सी और टी। दफनाते समय भजन गायकी तथा वाद्य यंत्रों की रफ्तार बेहद तेज हो जाती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उनकी इस विद्या का रहस्य यह था कि उनके पास 1 फीट लंबी और उसकी आधी चौड़ाई वाली एक पुस्तिका होती थी। तो चूंकि देखिए ये भी क्वेश्चन इजी नहीं, आसान इसको हम नहीं बिल्कुल कर सकते जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़े रहेंगे, इन पंक्तियों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है भ्रमर गीत सार से ले लिया गया और राग से संबंधित सवाल पूछा गया। हर राग की एक एक पंक्ति उठा ली गई है और पूछा गया कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर हम सही जवाब देखें यहाँ पर, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, नूतन रीति नंदन नंदन की घर घर दीजत था। तो ए का हो गया 3 राग सोरठ। फिर इसके बाद है सूर शीस धुनि चौकत, ये हो गया राग सारंग। ये द्विविधि मिलन मिलय वै माधव सोई विधि को न बतावे, इसका हो रहा है राग मलार। और धर्म अधर्म कामना सुनावत सुख और मुक्ति समेत, तो ये राग धनाश्री। तो राग पर आधारित भ्रमर गीत सार विभाजित भी है और इसको लेकर 1-2 बार और इस टाइप से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए थे, लेकिन इस बार इसको विस्तार दिया गया, थोड़ा सा विस्तार दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। ये कविता किस कविता की पंक्ति है? और आप देखेंगे कि हमने यूनिट 5 के अंतर्गत लगभग सभी कविताओं को कवर करने की कोशिश की थी। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन, इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन पहला, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली से पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा अरे चिठिया होते सब कोई बाँचे, चिठिया हो तो हाय कर्मवा हाय कर्मवा। तो देखने से ही लग रहा है कि कहीं तीसरी कसम से ये पंक्ति उठाई गई है और फिर इसका भावार्थ दिया गया। आप देख रहे हैं इसका एक तरीके से भावार्थ है
और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि एक सही हो रहा है, यहाँ पर भी एक ही सही हो रहा है। ठीक है, भावार्थ वाले जितने प्रश्न थे वही है कि इस गीत को गाने का भाव कारण यह है कि गायक इस गीत को उस सजनवा की याद में गा रहा है जो उसे अब नहीं मिल रहा। चिट्ठी को सब पढ़ सकते हैं, करम की कौन कहे, यह छोकरा नाच का गीत है। ये एक तरीके से गीत है, सजनवा बैरी हो गए हमार। यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रौदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। बकरी नाटक से ये पंक्ति ली गई, किस पात्र द्वारा कही गई? सही जवाब है कर्मवीर नाम का जो पात्र है उसके द्वारा ये बात कही गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था, वे उनकी देशगत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह कि केशव के बहुत पहले ही देशगत परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि दोनों क्या है, ए और बी सत्य। तो यहाँ पर मिलता जुलता यहाँ पर एक तरीके से एक कथन दिया गया, फिर उसी को थोड़ा सा विस्तार भी दिया गया। तो आप देख रहे हैं उसी पैटर्न पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। अगर कोई विद्यार्थी इस पैटर्न को पकड़ लिया होगा तो थोड़ा वो लीड कर सकता है। अगर एग्जाम में चूंकि वहां पर दिमाग भी कई बार नहीं काम करता है, तो चलते हैं और देख लेते हैं। किसी के घर कर में न घर कर बैठना, इस दारे हानि में ठिकाना बेठिकाना और मकावरला मका रखना। उपरोक्त पंक्तियां किस निबंध से ली गई है? इस बार फिर से निबंध से क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर, और इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम से इस बार कुछ सवाल ज्यादा ही आए हुए। अगला प्रश्न है, ये एक तरीके से नया प्रश्न है और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस टाइप का भी लग रहा है। निराला की साहित्य साधना भाग 2, रामविलास शर्मा ने इसको लिखा है। आप जानते हैं कि 3 खंडों में है। इस पुस्तक में विचारधारा शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाषा और राष्ट्र, वेदांत और विकासवाद, वेदांत और भारतीयता, नारी की स्वाधीनता, ब्रह्म और प्रकृति। अब इसको सही क्रम इसका करना है, निराला की साहित्य साधना। तो इसका जो सही क्रम यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, यानी कि पहले नंबर पर नारी की स्वाधीनता, फिर भाषा और राष्ट्र, फिर इसके बाद वेदांत और भारतीयता, फिर वेदांत और विकासवाद, और अंत में है ब्रह्म और प्रकृति। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है यहाँ पर। आप हुदरी के उप शीर्षकों के आधार पर सही अनुक्रम बतलाइए। आप हुदरी, जब जिस दिन आप लोगों का पेपर था तो हमने एक एक्स्ट्रा प्रयास किया था कुछ घंटे पहले। मैं उसको करना चाह रहा था एक दिन पहले, लेकिन किसी काम में मैं बहुत व्यस्त हो गया, चला गया था, बहुत जरूरी काम था। तो आया रात में, अलार्म लगाया था कि 2 बजे जरूर इसको बनाऊंगा रात में, लेकिन अलार्म मेरा बजा ही नहीं, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मेरी नींद ही खुली 7 बजे। फिर जल्दी इसको मैं तैयार किया हुआ था ऑलरेडी। आप हुदरी को लेकर भी हमने शीर्षकों भाग 2 भागों में ये बटा हुआ है और 50 शीर्षक है। तो ये भी एक तरीके से बड़ी चुनौतीपूर्ण तैयारी हो सकती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर उप शीर्षक दिए गए हैं, कौतूहल, सवालों के साए, दोहरे मापदंड, मिथक ढह गया, जब आस्थाएं टूटी। तो इसके आधार पर हमें बताना है कि इसका क्या सही उत्तर हो सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, कि पहले नंबर पर जब आस्थाएं टूटी, दोहरे मापदंड, फिर कौतूहल, फिर इसके बाद सवालों के साए, और फिर मिथक ढह गया। तो आप खुदरी के क्रम रहे। अगला प्रश्न है, अपेक्षाकृत आसान है ये। विजयनी विजय वैजयंती, अगर आप समझ जाएंगे 1 का 2 हो गया तो आप मिलान भी कर सकते हैं। 2 जगह पर है 1 का 2। ठीक है, तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। आनंद अरुणोदय, आगे के एग्जाम के लिए जरूर ध्यान में रखिए। प्रेमघन, भारत 12 मासा। ठीक है, 80 का 4 हो गया। महापर्व, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारे जिंदगी में, तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। यह संवाद
आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? तो आधे अधूरे नाटक तो लगभग सभी लोग पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, पुरुष 4। अगला प्रश्न है, कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? तो कला और नैतिकता की जब भी बात की जाती है और गांधीवाद विचारधारा की, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा है, रस्किन और टॉल्स्टॉय की। ठीक है, अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के आधार पर कौन से कथन सत्य है? महेंद्र भी एक आदमी है जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेंद्र को अपना कहने वाले को शुरू से ही रास नहीं आई। तो 5 कथन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि आखिरकार कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पर इसका सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है कि ए और जो डी ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बाकी जितना भी ऑप्शन दिया गया वो सब गलत है। ठीक है, तो चूंकि हम अभी क्वेश्चन पे बहुत विस्तार से नहीं बात कर रहे हैं, बस एक तरीके से दिखा रहे हैं कि इस तरीके का प्रश्न आया था। जो विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे वो तो देख ही लिए हैं, जो अभी तैयारी में है कि भाई दिसंबर 2025 का कैसा पेपर था, तो ऐसा ही पेपर था। अगला प्रश्न है, आगरा बाजार नाटक की निम्नलिखित पंक्तियों को क्रमानुसार लगाएं। तो ये भी चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो भी पंक्तियां दी गई हैं, और मोल ले रहा है सो है वह भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और वह जो मर गया सो है वह भी आदमी, टुकड़े जो मांगता है सो है वह भी आदमी, बद शक्लो बदनुमा है सो है वह भी आदमी। तो एक तो इसमें तुकबंदी टाइप की हो गया कि सो है वह भी आदमी। तो ध्यान में रखें कि ये आगरा बाजार तुकबंदी टाइप पंक्ति है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है कि पहले नंबर पर है कि दुनिया में बादशाह है, बादशाह को पहले नंबर पर रख दिया गया है। फिर दूसरे नंबर पर है टुकड़े जो मांगता है, फिर तीसरे नंबर पर रख दिया है और मोल ले रहा है। चौथे नंबर पे आपका है बद शक्लो बदनुमा है तो वह भी आदमी है, और इसके बाद 5वें नंबर पे और वह जो मर गया सो वह भी आदमी। तो बहुत बच्चे लगाए होंगे कि बादशाह को पहले नंबर पे रख देते हैं, यानी कि बी को पहले नंबर पे रख देते हैं और जो मर गया सी को अंतिम नंबर पे रख देते हैं। तो ऐसे आपका हो गया अगर देखा जाए तो, लेकिन अगर वहां इतना दिमाग काम करे तब तो। अगला जो प्रश्न है, प्रेम कथा यही भांति विचारव बुझ लेव जो बूझव पारव, ये पंक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है, पद्मावत से। ये भी एक तरीके से नए पैटर्न पर सवाल पूछा गया था। रामचंद्र तिवारी के ग्रंथ से हिंदी का गद्य साहित्य से पूछ लिया गया कि उपन्यासों का सही क्रम क्या है। ठीक है, कृष्णकली, दिलो दानिश, मरजीवा, अंतर्वशी, महाभोज, ये सब दिया गया है और ऐसा लग रहा है कि ये मनु भंडारी और कई लोगों का है इसमें तो। ठीक है, तो अब ये एक तरीके से नया प्रश्न था और कठिन माना जा सकता है इसको। इसका यहाँ पर जो सही अनुक्रम हो रहा है वो तीसरा है कि पहले नंबर पर कृष्णकली, दूसरे पर महाभोज, तीसरे पर दिलो दानिश, चौथे पर मरजीवा और 5वें पर अंतर्वशी। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नवनिहालों की आंखों का रंग कौन सा है? ये तो आसान प्रश्न है, अगर आपने कहानी पढ़ा होगा तो आराम से इसको आप बता सकते हैं। सही जवाब है पीली पीली। अगला प्रश्न है, जवानी संचय होती है बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है बुढ़ापा महान होता है, ये पंक्ति किस निबंध से ली गई? एक बार फिर से निबंध से यहाँ सवाल पूछा गया है और इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, उठ जाग मुसाफिर। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है जो द्वंदात्मक पद्धति पर आधारित। यह कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हीगल का। सर्वनाम में इनमें से कौन सा कारक नहीं होता? संप्रदान, अधिकरण, संबोधन, संबंध। तो सर्वनाम में कौन सा कारक नहीं होता है?
ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, संबोधन। उसने कहा था कहानी के आधार पर कौन से कथन सत्य है? ठीक है, तो एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, वृद्धा से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, एक छाबड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई, लड़के पर पत्थर मारा, कुत्ते को मोरी में ढकेल दिया। तो सत्य हमें बताना है कि कौन सा आखिरकार इसमें सत्य है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए और सी। एक गोभी वाले के ठेले में उड़ेल दिया, दूध उड़ेल दिया, और एक छाबड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई। तो सही जवाब हो गया यहाँ पर ए और सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व या भ्रातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिमी क्रांति पर आधारित हैं, भारतीय दर्शन पर नहीं। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सही है और कौन गलत है। तो कहा गया कि ए सत्य है, लेकिन आर क्या है? असत्य। अगला प्रश्न है, हरिऔध प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य है? मैंने जैसा कहा था कि शब्दों से खेला गया इसमें। पहला ये यहाँ पर ब्रजांगना ब्रजांगना विलाप होना चाहिए था, तो इसको नीलांजना प्रलाप लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसलिए पहले तो यही गलत हो गया। ठीक है, हमें सत्य बताना है, कुल मिलाकर हमें सत्य बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है कि डी और ई, डी और ई जो है वो सत्य है, बाकी जितने भी वो सब क्या है? असत्य है। आप जानते हैं कि जो प्रिय प्रवास है वो संस्कृत वर्ण वृत्तों का उसमें ज्यादा प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखिए। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। अब हमने आप सभी को रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन करवाया था, वो भी वस्तुनिष्ठ टाइप का। जब बीच में हमने 4-5 इतिहास ग्रंथों का करवाया था। अगर आप चैनल से जुड़े होंगे तो समझ रहे होंगे मेरी बात, और नहीं जुड़े होंगे तो फिर आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पृथ्वीराज रासव को लेकर हमने वो किया था। तो कई बार ना की पॉइंट्स होते हैं कुछ कुछ आलोचकों के शब्दों को पकड़ने के लिए। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के पात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर सुमेलित कीजिए। एक तरफ पात्र है, एक तरफ विशेषता। इस टाइप का प्रश्न पहले भी आ चुका है। होरी, सोना, गोबर, रूपा इत्यादि का दिया गया और पूछा गया कि कौन किस टाइप का है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि जो होरी है, सांवला पिचका हुआ चेहरा है उसका। फिर इसके बाद जो सोना है, सोना है सांवली, सुडौल, प्रसन्न और चपल। ठीक है, और इसके बाद जो गोबर है सांवला, लंबा, इकहरा युवक। और रूपा मैली, मैली, ढीठ और रोनी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा है। अगला प्रश्न है, मोची राम जो कविता है उसके आधार पर पंक्तियों का सही अनुक्रम बताइए। 5 अनुक्रम दिए गए यहाँ पर, उसके आधार पर बताना है कि कौन सा सही। तो सही हो रहा है पहला ऑप्शन। पहले नंबर पर है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका तीसरे नंबर पर, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कही जा रही है। ठीक है, इसके बाद है आपका चौथे नंबर पर, और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं। और 5वें नंबर पर, असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति। तो मोचीराम कविता से पूरी पंक्तियां उठाई गई हैं। हमने यूनिट 5 के अंतर्गत कई लंबी कविताओं का पाठ भी किया है। आप जो समय निकाल कर जरूर उसको देखिए, अगर आगे के एग्जाम को आप और अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि ये पैटर्न है, इसी हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए मूल टेक्स्ट तो पढ़ना पड़ेगा।
अगला जो प्रश्न है, 2-3 दिन बीतने पर पंडित जी ने 3-4 खांची मछलियां भेजी और साथ में एक दोहा। प्रेमचंद घर में से उद्धृत उपरोक्त पंक्तियां कौन से उपशीर्षक से ली गई? अब यहाँ पर अलग अलग उपशीर्षक, जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, कठिन प्रश्नों में से एक है ये भी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला है, सन 14 की बात, उसी उपशीर्षक से इसको लिया गया। आप वो पढ़ेंगे प्रेमचंद घर में तो तमाम उपशीर्षक है, उसमें से इस कथन को उठाया गया, यानी कि आपको शीर्षक वाइज कुछ न कुछ नोट्स लेने पड़ेंगे। पंक्ति दी गई है और रचनाकार का नाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद इत्यादि के नाम दिए गए हैं और पंक्तियां इधर हैं। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो इसका जो सही क्रम हो रहा है ए का 3 हो रहा है, यानी श्रुति क्यों न हो, प्रतिकूल है जो स्थल वही प्रक्षिप्त है, विक्षिप्त से हम दम्भ से आपाद मस्तक लिप्त है, मैथिली शरण गुप्त। फिर इसके बाद है बी का 1, प्रशस्त शाखा तरुवृंद की उन्हें प्रतीत होती उस हस्त तुल्य थी, तो हरिऔध की है। फिर इसके बाद सी का 4 हो गया, जयशंकर प्रसाद, नभ सागर के अंतस्थल में जैसे छिप जाता महामीन, मृद मरुत लहर में फेनोमम तारागण झिलमिल हुए दीन। तो देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं जिनकी वजह से आप अनुमान लगा सकते हैं। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, तो ये हो गया पंत जी का। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा वक्त लेके आप मिला सकते हैं। कबीरदास की वाणी को समझने के लिए यह निहायत जरूरी है कि हम इस बात की जानकारी प्राप्त कर लें कि उन दिनों इस जाति के बचे खुचे पुराने संस्कार क्या थे, कबीर के बारे में किसका कथन है। तो अगर इसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो आराम से हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर गलत भी हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में वाक्य की किस विशेषता का अभाव है? आकांक्षा, योग्यता, क्रम, संक्षिप्तता। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, योग्यता का। लाठी से खेत जोतता है, हल से खेत जोतता है। फूल के बड़े कटोरे में बाजरे का दलिया और दूध छोटी थाली में सत्तू, गुड़ या पुए, रंगीन डलिया से भुरभुरे चने या भुने शकरकंद आदि के रूप में जो जलपान मिलता था उसे पंचायती कहना चाहिए। उपरोक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई? तो इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला, ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा से इसको लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, बंग महिला कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को कहानी से पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना। ये भी नया है, ये भी नया प्रश्न है। इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट, हॉलीडे, ट्रांसफर। अब इसका जो क्रम है वो हमें बताना है। तो इसका जो क्रम हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है कि पहले नंबर पर डिपार्टमेंट है, फिर ट्रांसफर, फिर इसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है, फिर इसके बाद है हॉलीडे और फिर अंत में है इलेक्ट्रिसिटी। तो कहानी पढ़ते समय अगर इस टाइप के शीर्षक शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो उसको आपको नोट करना पड़ेगा। भारतेंदु के जाति विवेकिनी सभा और सभय जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग है। काशी के पंडित जो किसी लोभवश जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके लक्ष्य हैं। कथन दिया, कारण दिया गया, भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। इसमें बताना है कौन सही है और कौन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है कि दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के विविध कथनों का पात्र से मिलान कीजिए। दिलफिगार, हजरत खिज्र यानी एक बुजुर्ग, दिल फरेब, घायल सिपाही के कथन को दिया गया है और मिलान करना इसका कि क्या इसका मिलान हो सकता है। सही सही ऑप्शन है पहला, दिलफिगार। दुनिया में जरूर इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीजें मौजूद है मगर वह क्या है? ठीक है, बुजुर्ग। अगर तू सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल रतन
लेकर मेरे दरबार में आ। तो 104 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है वो तो ए का 3 हो गया और बी का 2 हो रहा है। ठीक है, ये बल्कि दिल फरेब का है। पहला सी का पहला जो है दिल फरेब का है और बुजुर्ग कह रहा है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल। इसके बाद तो चला जाता है खोजने के लिए, वो भी निराश होता है जो दिल फिगार है। घायल सिपाही का है, तू यहाँ ऐसे वक्त में आया है जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। तो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। ठीक है, आगे के लिए इसी तरीके से प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे, पढ़ने और पढ़ाने दोनों के दृष्टि से जरूरी है। उत्तर आधुनिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? उत्तर आधुनिकता तार्किकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है और 5 ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें बताना कि सही क्या है। तो जो सही हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है ए और बी। उत्तर आधुनिकता के चिंतन में भाषा की पारदर्शिता के प्रश्न का केंद्रीय स्थान है। ठीक है, और बाकी तो सब खत्म है, ए और बी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है, इसने हिंदी के विविध रूपों को प्रभावित भी किया। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली में पवाड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी तथा दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। तो हमें बताना है कौन सही और कौन गलत है। इस टाइप से इसका जो सही जवाब हो रहा है कि ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ये देखिए एक तरीके से रिपीटेड ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न क्या है? रिपीटेड प्रश्न है। तुर्की अरबी हिंदी भाषा तेती आय, जामे मार्ग प्रेम का सबे सराही ताय। तो ये किसका है? 107 का अगर जो हम आंसर देखें तो मलिक मोहम्मद जैसी का। ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, त्रासदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया। चरित्र के अंकन में औचित्य, एक रूपता, अनुमिति का भी ध्यान रखा। त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं। प्रभाव घट जाता है। अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं। असत्य हमें बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है कि त्रासदी मात्र पाठ्य ही होती है, अभिनय नहीं होती। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। देखिए अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए। यह पंक्ति किस रचना से ली गई? तो इसका जो सही जवाब है, तमाम ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब हो रहा है इसका ऑप्शन तीसरा, आवारा मसीहा। इस बार आवारा मसीहा से कथन पूछ लिया गया है। ये प्रश्न भी एक तरीके से रिपीटेड है। ठीक है, कई बार ये श्लोक के रूप में आ जाता है, कई बार व्याख्या के रूप में। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी रस सूत्र तत्वोद्रेक रस के वैशिष्ट के पहले इसका व्यवस्थित क्रम बताना है। ऑलरेडी ये सवाल एक से अधिक बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा कि पहले नंबर पर रस अखंड है, रस स्वप्रकाशित है, फिर रस विद्यांतर स्पर्श शून्य है। ठीक है, फिर इसके बाद जो रस है ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, और फिर अंत में रस क्या है? आनंदमय है एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ठीक है, तो ये है इसका क्रम। कई बार पूछा जाता है कौन नहीं है, इस बार क्रम पूछ दिया गया है। इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवक्ता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पात्र और रचना को मिलाना है। सरजू, जंग बहादुर, मुनेसर, उपेंद्र नाथ, ये सब किस से जुड़े हुए हैं? तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है। सरजू जो है वो माटी की मूर्तें से है। ठीक है, माटी की मूर्तें। जंग बहादुर स्मृति की रेखाएं। मुनेसर है मुर्दैया से। उपेंद्र नाथ जो है आवारा मसीहा से। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है और 5 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है
पहले नंबर पर आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। फिर इसके बाद है आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न नहीं देखा है। फिर यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया, सवाल यहाँ पर पूछा गया। फिर इसके बाद है कि आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। और अंत में है कि अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। तो शिव शंभू के चिट्ठे निबंध, इस बार निबंधों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। उपरोक्त पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से ली गई? यहाँ पर नाटक के बारे में पूछ लिया गया। और प्रसाद ध्रुव स्वामिनी, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय में भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी मेरी सहचरी। अब भावार्थ दिया गया कि ध्रुव स्वामिनी इस कारण से उपयुक्त पंक्तियां कहती है क्योंकि वह जानती है कि राजा दोनों से एक साथ ही छुटकारा चाहता है और मृत्यु ही उन दोनों को मिलन का सुख दे सकती है। तो भावार्थ वाला प्रश्न था, तो इसका जो सही जवाब हो गया उसी ट्रेंड के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो गया। हिंदी निबंध से संबंधित यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है कविता क्या है से लिया गया है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। मजदूरी और प्रेम निबंध के शीर्षकों को क्रम में व्यवस्थित करना है। अंतिम दिन में मैंने इसको बताया हुआ था, शायद कम लोग देख पाए थे लेकिन बहुत लोगों ने देखा भी था। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। ठीक है, हल चलाने वाले गडेरिया का जीवन, फिर इसके बाद मजदूर की मजदूरी, फिर मजदूरी और कला, फिर इसके बाद मजदूरी और फकीरी। ठीक है, अगला प्रश्न है डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों, ये एक तरीके से आप क्या इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा बाहर का ही क्वेश्चन लग रहा है। समाजवादी, यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी, आदर्शवाद, ये एक तरीके से कठिन क्वेश्चन ही था। सही जवाब है इसका ऑप्शन तीसरा मनोविश्लेषणवादी। ट्रेजेडी का अगर देखें या फिर विरेचन का देखिए तो इसका संबंध कहां से है? मन से है। मुझे इस बंदी गृह से मुक्त करो, अब तो बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। आकाशदीप कहानी के किस पात्र द्वारा ये बात कही गई? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा चंपा। ठीक है, 118 का चौथा सही जवाब हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि घोर घोर अंधारे चंदमणि जिम उज्जव करे परम महासु एक हुकण दूरे यशेष हरे। तो महासुख की जब भी बात की जाएगी तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिद्ध साहित्य। सही जवाब है ऑप्शन, इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन पहला सरहपा। तो जैसे आप इसको तुक्का से भी लगा सकते हैं कि सरहपा स्पेशली है तो इसको लगा सकते हैं आप, अगर नहीं आ रहा है तब, आ रहा है तो कोई बात ही नहीं। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस कामायनी के किस सर्ग से ये उद्धृत है? पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। तो कौन सा किस सर्ग से पंक्तियां ली गई हैं हमें बताना है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा श्रद्धा सर्ग से। अगला प्रश्न है मानस का हंस उपन्यास के आधार पर कौन सा कथन सही है? तो ये टाइम टेकिंग वाला है, टाइम टेकिंग वाला है, कई बार आप पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि दो इसमें से कोई सही उत्तर हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है बी और ई। बी और ई जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। प्रेमाश्रु और ज्ञानी बहावें, अरे भरी जवानी में हमारी दुई दुई पत्नियां मरी, और कैसी रही कि रस की गगरिया मदन मोहिनी, जिन पर आठों पहर हम प्रेम से अपने प्राण न्यौछावर करते रहे पर हम एक्को आंसू न बहाए। तुम कवि लोग अपनी कल्पनाशीलता में अति पर पहुंच जाते हो, यह शकुन शुभ न होते तो पुराने ज्योतिषाचार्य लोग क्या यूं ही इन्हें गिना जाते। तो बी और ई यहाँ पर सही है और बाकी जितने भी हैं वो
गलत है। अगला जो प्रश्न है, नर नारी एक दूसरे के पूरक और भाग्य विधाता हैं, वे परस्पर के रीझ और खींच में अपने अभावों और उनकी पूर्ति के लिए ही पूर्व कर्मानुसार मिलते हैं। मानस का हंस उपन्यास के किस पात्र द्वारा ये बात कही गई है? तो इसका जो सही जवाब हो रहा है तुलसीदास द्वारा ये बात कही गई है। आत्मकथा और रचनाकारों को मिलाना है, बहुत ही आसान एक तरीके से प्रश्न। ठीक है, एक कहानी अभी तुरंत आप मिला देंगे, एक का दो यहाँ पर हो रहा है। तो हम देखें इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब होगा, और फिर बी का एक। ठीक है, इसके बाद पूरा ही मिल जाएगा। शब्द काया यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो नया प्रश्न हो सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए। गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की? साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है, न आलंबन सीता का, अभी तो यह कवि की अनुभूति का होता है। कितनी बार हमने बताया कि जब भी कवि की अनुभूति की बात की जाएगी तो वहां पर नगेंद्र का नाम आना चाहिए। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। और जब आलंबनत्व धर्म की बात आएगी तो आ जाएंगे वहां पर रामचंद्र शुक्ल। उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त के विषय में निम्नलिखित टिप्पणी किस आलोचक ने लिखी? भारतेंदु के अस्त होने के पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरी दत्त ने उठाया। तो कौन कह सकता है? सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है जो कि देखिए किताब पर आधारित है। भारतीय काव्य शास्त्र सत्यदेव चौधरी में आए भारतीय विद्वानों के एक तरीके से भी नया और परेशान करने वाला क्वेश्चन। तो सही अनुक्रम क्या है इसका? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा, कि पहले दंडी है, फिर इसके बाद उद्भट, फिर धनंजय, फिर इसके बाद है महिम भट्ट, और फिर अंत में जयदेव। ठीक है, अब वैसे भी आप इसको थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो जा सकते हैं, अगर सत्यदेव को नहीं भी ध्यान में रखेंगे तो भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए। ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले से क्या खरीदा? भिश्ती, बंदूक, खंजरी, वकील साहब। ईदगाह कहानी हमने पढ़ाई हुई है, पूरा टेक्स्ट पढ़ाया हुआ है, आराम से आपने देखा होगा। समय रहते खंजरी खरीदा था। ठीक है, 127 का तीसरा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अपभाषा भाषा का वह रूप जो परिनिष्ठित एवं शिष्ट भाषा की तुलना में विशिष्ट या अति विशिष्ट माना जाता है। जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद उन्नत होकर पूरे राष्ट्र में अन्य भाषा क्षेत्र से तथा अन्य परिवार में भी सार्वजनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगती है तो राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। पर्यटकों तथा राजनयिकों आदि द्वारा सीमित प्रयोग के लिए सीखी जाने वाली भाषा संपूरक भाषा कहलाती है। मातृभाषा के साथ साथ सामाजिक स्तर पर पूरक रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा परिपूरक कहलाती है। थोड़ा सा ये भाषा को लेकर थोड़ा सा नया तरीके का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। तो असत्य जो है वो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है, असत्य। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जो भी शब्द हैं और संज्ञा के जो भेद हैं, वाराणसी, सोना, लड़कपन, जुलाहा, इसमें से क्या है हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है। वाराणसी क्या है? वाराणसी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और जो सोना है, सोना है द्रव्यवाचक संज्ञा। लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। और जुलाहा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कई बार जाति और व्यक्ति में कंफ्यूजन होने लगता है, इसके लिए आप वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक को हमने पढ़ाया हुआ है, व्याकरण के दृष्टिकोण से उसको देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? कई विद्यार्थी हो सकता है कमेंट भी कर दें, लेकिन आप लोग जरूर देखिएगा वहां जाकर। अगला प्रश्न है, कविता क्या है निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कविता क्या है से भी देख रहे हैं कि 3-4 सवाल पूछे जा चुके हैं। अब इसमें हमें बताना है दो ही कोई ऐसे हैं जो कि सत्य हैं, और वो कौन से हो सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है, सी और डी। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी और डी। अगला प्रश्न है,
ये भी एक तरीके से नया प्रश्न था, कठिन वाला ही है। होके आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु सुखदायक है वीरो इस जीने से। वियोगी हरि की जो पंक्तियां दी गई इसमें आर्थी व्यंजना का कौन सा रूप है या प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बौद्धव्य वैशिष्ट आर्थी व्यंजना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबद्ध नहीं है? तो इसको लेकर भी जो भी शीर्षक है आपने क्रम जरूर ध्यान में रखा होगा, हमने बताया भी था। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा, हिमालय की ओर। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका यहाँ पर सही जवाब हो रहा है हिमालय की ओर। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर ने राजा निर्वंशिया की भूमिका में नई कहानी की उपलब्धि रूप में किसका उल्लेख किया है? ठीक है, राजा निर्वंशिया की भूमिका से सवाल पूछा गया है। का जो सही जवाब हो रहा है नई भाव भूमियों का सृजन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के निम्नलिखित गीत की पंक्तियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर 5 पंक्तियां दी गई हैं ध्रुव स्वामिनी की और उसको व्यवस्थित करना था। सही जवाब है ऑप्शन पहला, यानी पहले नंबर पर है ये कसक अरे आंसू सहजा। ठीक है, इसके बाद है दूसरे नंबर पे बनकर विनम्र अभिमान मुझे। फिर तीसरे नंबर पे है मेरा अस्तित्व बता रह जा। फिर चौथे नंबर पे है आपका बन प्रेम छलक कोने कोने। और 5वें नंबर पर है शीतलता फैलता बह जा। तो ध्रुव स्वामी नाटक के गीतों से सवाल यहाँ पर पूछा गया है। रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में इनमें से कौन शामिल नहीं? रूपवादी आलोचकों में कौन शामिल नहीं? तो हर बार रूपवाद से एक आध क्वेश्चन रह ही रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन दूसरा है, जिन मोरेस आस जो है रूपवाद से उनका संबंध नहीं है, बाकी जितने भी है का संबंध। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का भिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि यह साथ ही उस व्यक्ति के गुण संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। लेखक द्वारा उपन्यास की भूमिका में की गई। तो एक तुरंत इसको तो ज्यादा आपको दिमाग भी नहीं लगाना है, इला आगे। ठीक है, आगे की बात की गई, आगे शेखर एक जीवनी। अगला प्रश्न है काव्य लक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्वनि रात्मा काव्य से सही युग्म हमें यहाँ पर बताना है। सभी युग्म दिए गए यहाँ पर, सही युग्म कौन सा है? सही युग्म यानी कि कोई 2 युग्म है इसमें। ठीक, तो 137 का जो सही युग्म हो रहा है वो टी और बी हो रहा है। भामा का शब्दार्थों सहित काव्यम और दंडी का शरीरम तावत इष्टार्थ विवच्छिन्ना पदावली। और बाकी का आप देख रहे हैं कि कोई आनंदवर्धन है, कोई वामन है। ठीक है, इसी तरीके से है सब। रुद्रट का भी है। ठीक है, रुद्रट हो गए, आनंदवर्धन हो गए और वामन हो गए, ऐसे भी याद रखिए। पंक्तियां दी गई हैं और रचनाकार है और सभी क्या है एक तरीके से सिद्ध कवि है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल। ये कौन हो गए? सरापा। फिर गंगा जमुना माझे रे बहर नाई, तो ये हो गया आपका डोबिम्भा डोम्भिपा। ठीक है, क्रावा तरवर पंच बिड़ाल, पंच बिड़ाल की बात किसने की हुई थी? तो थे लुईपा। हेरी, ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, ये बात किसने की? शबरपा। तो सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है भारत भारती से संबंधित पंक्तियां हैं और उसको क्रम में लगाना है। ठीक है, तो इसको क्रम में जब आप लगाएंगे तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, हम कौन थे क्या हो गए। फिर वर्णन उन्होंने जिस विषय का है किया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे। फिर चौथे नंबर पर है यद्यपि सदा परमार्थ ही में स्वार्थ थे हम मानते। और 5वें नंबर पर है कि जिसकी प्रभा के सामने रवि तेज भी फीका पड़ा, अध्यात्म विद्या का यहाँ आलोक फैला था बड़ा। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है यह पंक्ति किस उपन्यास की प्रस्तावना में लिखी गई? 1969 में एक सुविख्यात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की, अपठित रह जाना ही इसकी नियति है।
इस उपन्यास के बारे में बात कही जा रही है। तो जवाब है ऑप्शन चौथा, राग दरबारी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब राग दरबारी आप खोलेंगे तो शुरू में ही लिखा गया। आगे सब पैराग्राफ दिए गए हैं, तो पैराग्राफ तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उत्तर सही सही बता देता हूँ। पहले का है मनुष्य का कर्म और व्यवहार, फिर इसके बाद है 142 का हो गया चौथा, मनुष्यता को केंद्र में रखने वालों को। ठीक है, फिर 43 का कि गद्यांश का किसे दिखावा मात्र का आ गया है गद्यांश में, तो धन की पूजा को दिखावा मात्र का आ गया है। और सटीक शीर्षक इसका क्या हो सकता है, तो आप पढ़ेंगे तो ये है व्यापार उन्नति। ठीक है, 144 का बल्कि मनुष्यता, 144 का 3 है मनुष्यता। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रजा के लिए कौन सा राजा प्यारा होता है। ये सब गद्यांश पर आधारित है, तो जनता के मन की समझ रखने वाला। ठीक है, जनता के मन की, यहाँ पर ध्यान रखिए, अपने मन की नहीं, जनता के मन की समझ रखने वाला। और अगला जो प्रश्न है कि पर्यावरण तो व्यावहारिकता से, पर्यावरण पर होने वाली बहसें किससे कोई संबंध नहीं रखती, व्यावहारिकता से। और आधुनिकता के नाम पर परंपरा को अंधविश्वास घोषित करने वाले किससे अनभिज्ञ हैं, इसका जो सही जवाब है भारतीय संस्कृति से। और धरती के सौंदर्य के प्रति आकर्षण, लाभ, व्यवसाय उठाया गया, सब इसका जो सही जवाब हो रहा है पर्यटन उद्योग। प्रत्येक भारतीय परंपरा के पीछे क्या होना अनिवार्य है, सही जवाब है वैज्ञानिक तथ्य। और आपके प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न, विद्वान प्रकृति के असंतुलन का कारण क्या मानते हैं। विद्वान जो है प्रकृति के असंतुलन का, देखिए कहां पर दे दिया है बिंदी, का कारण क्या मानते हैं, तो इसका जो सही जवाब है तकनीक विकास। प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रश्नों पर चर्चा कर ली, आपने काफी धैर्य रखा। अब हम बात कर लेते हैं अनुमानित कट ऑफ के ऊपर। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कम से कम पेपर 1 में आपके 25 प्रश्न के आसपास में सही होने ही चाहिए, और पेपर 2 में 70 ±2 सही होने ही चाहिए, क्योंकि हमने उसमें देखा कि क्वेश्चन कठिन तो थे, समय पढ़ने में ले सकते थे, लेकिन कंपटीशन हार्ड है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकता है कि अच्छा भी कर लिए हों। जो हमारा जो अनुमान है यहाँ पर, जो एक अनुमान है पेपर को देखने के बाद, कि जो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका अगर 98 ±2, इसमें 98 से 2 कम भी हो सकता है, 2 ज्यादा भी हो सकता है, उनका जीआरएफ होना तय है, मतलब जीआरएफ हो सकता है। और नेट के लिए 86 ±2। ठीक है, जीआरएफ का आप ध्यान रखिए, जो हमने अनुमान लगाया हुआ है कि 98 ±2 आप कर सकते हैं इसमें, 86 ±2 नेट के लिए। ओबीसी के लिए 92 ±2, और अगर नेट है तो 80 ±2। ईडब्ल्यूएस के लिए सेम टू सेम हमने रखा है 92 ±2, 80 ±2। एससी के लिए 85 जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ±2 जीआरएफ में हो जाएंगे 85, और 70 ±2 इनका नेट हो जाएगा। एसटी के लिए बात करें तो 78 प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं वो जीआरएफ ±2 के हिसाब से, 66 ±2 नेट हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा अनुमान है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमने काफी विश्लेषण करने के बाद और तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस कट ऑफ को यहाँ पर साझा किया हुआ है। आप अलग अलग जगह भी देख सकते हैं, हालांकि हमने किसी का कट ऑफ देखा नहीं। आप पेपर उठाया, कुछ विद्यार्थियों ने भेजा था जिनका भी मैंने पूरा चर्चा भी की, और पेपर को देखने के बाद अपने हिसाब से कि अगर विद्यार्थी के तौर पर होते तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करते और कितना वक्त लगता, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर बताया है। ठीक है, चूंकि जून की कट ऑफ हाई चली गई थी, और इस बार का पेपर थोड़ा अलग मोड पर भी था, और कुछ कुछ नए पैटर्न को भी अपनाया गया था,
तो इसी आधार पर हमने ये मेरिट बनाई। अगर ये मेरिट सही हो जाती है तो हमें भी लगेगा कि आकलन हम सही कर रहे हैं, और अगर इसके आसपास में भी रहती है तो इतना तो स्पेस रखना ही चाहिए कि व्यक्ति का अनुमान अनुमान ही होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि आप सभी के लिए कट ऑफ हमने बनाई है, हमने कई बार हम कोशिश करते हैं कि कट ऑफ इत्यादि पर बहुत ज्यादा चर्चा न करें, कई बार टेंशनाइज्ड वाले कमेंट आने लगते हैं, तो लेकिन फिर भी आप लोगों के मन को संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमने अपने विचार को यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये कितना सही होता है, कितना नहीं सही होता है, ये वक्त ही बताएगा, फिर भी मेरा अनुमान यही है। तो आप लोग अंत तक जुड़े रहे, मुझे काफी अच्छा लगा। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि जो मेरा सिस्टम है वो हैंग भी कर रहा है, बीच बीच में चला जा रहा है, इसकी भी सांसें लग रही हैं कि अटक रही हैं। तो यहीं पर अपने विचारों का हम विराम देते हैं। उम्मीद है कि आगे जब हम यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे जून 2026 की, तो एक बार फिर से कमर कस के आपके सामने उपस्थित होंगे और कोशिश करेंगे कि इन नए पैटर्न के आधार पर आप सभी की तैयारी को कराया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।